तुर्की ने रूस से 2017 में खरीदी गई S-400 प्रणालियों को दिखावे के तौर पर नष्ट कर दिया है, जिनकी कीमत 2 अरब 50 करोड़ डॉलर थी। और ये सब अमेरिका से F-35 डील पाने के लिए किया गया है। अमेरिकी प्रकाशन सेमाफोर ने खुलासा किया है कि ट्रंप की तुर्की को F-35 लड़ाकू विमान बेचने की डील उनके सार्वजनिक रूप से घोषणा करने के बाद भी 1 महीने से ज्यादा समय तक अटकी रही। इसकी एक ही वजह है, वो है रूसी S-400 वायु रक्षा प्रणालियां, जिनसे अंकारा को अमेरिकी प्रतिबंध कानून की मांग पर छुटकारा पाना जरूरी है। और यही अहम बात है, इन सिस्टम्स को संयुक्त अरब अमीरात को फिर से बेचने की कोशिश लगता है नाकाम हो गई। अमीरात को भी ये रूसी सिस्टम्स नहीं चाहिए और इस कबाड़ के लिए और कोई खरीदार नहीं है। इसका मतलब सिर्फ एक ही विकल्प बचता है, जो कुछ समय पहले तक अकल्पनीय था, बस S-400 सिस्टम्स को नष्ट कर देना और उनका निपटान कर देना, जिनके लिए तुर्की ने 2.5 अरब डॉलर चुकाए थे। सीधे उन्हें कबाड़ के लिए काट देना। इस एपिसोड में हम सिर्फ इसी के बारे में नहीं, बल्कि इस बारे में भी बात करेंगे कि यूक्रेन के खिलाफ पूर्ण पैमाने पर युद्ध के दौरान रूसी हथियारों का निर्यात कितना गिर गया है। मेरा नाम अलेक्से पेची है। आइए इस विषय पर साथ में चर्चा करें। लेकिन शुरू करने से पहले मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और जब आप ये वीडियो पूरा देख लें तो इस एपिसोड के नीचे कोई भी अपनी टिप्पणी जरूर लिखें। तो तुर्की अमेरिकी F-35 लड़ाकू विमानों के सौदे के लिए रूसी S-400 सिस्टम को नष्ट करने के लिए तैयार है। अमेरिकी कानून स्पष्ट रूप से मांग करता है कि तुर्की को F-35 तक पहुंच के बदले रूसी वायु रक्षा प्रणाली से छुटकारा पाना होगा, 6 विमानों के लिए, जिनके लिए अंकारा पहले ही भुगतान कर चुका है और जो 2019 से तुर्की को इस कार्यक्रम से बाहर किए जाने के बाद से अमेरिका में ही खड़े हैं। और अब रेजब तैयब एर्दोआन ने सिस्टम को थोड़ा चकमा देने की कोशिश की और कहा कि चलिए हम इन S-400 सिस्टम्स को बस बंद कर देते हैं। ये वास्तव में समस्या के समाधान के लिए एक महत्वपूर्ण संभावित विकल्पों में से एक है, लेकिन वो अमेरिकी कांग्रेस सदस्यों को और भी ज्यादा नाराज करने का जोखिम उठा रहे हैं, जो मानते हैं कि कानून के मुताबिक पूरी तरह से सिस्टम को छोड़ना जरूरी है, ना कि सिर्फ उसे निष्क्रिय करना। दूसरा विकल्प है रूसी वायु रक्षा प्रणाली को संयुक्त अरब अमीरात को बेचना, लेकिन सूत्रों के अनुसार इस बारे में बातचीत वास्तव में पिछले महीने शुरू हुई थी। लेकिन ऐसा लगता है कि बात इससे आगे नहीं बढ़ी और अमीरात ने भी इन प्रणालियों को लेने से इनकार कर दिया, और आगे मैं बताऊंगा कि क्यों। रिपब्लिकन सेनेटर रिक स्कॉट ने कांग्रेस की स्थिति को बेहद सख्ती से बयान किया। आगे उनकी टिप्पणी है, मुझे नहीं लगता कि उनके पास F-35 होना चाहिए अगर वे असली साझेदार बनने के लिए तैयार नहीं है। तो अगर उनके पास S-400 है तो उनके पास F-35 नहीं हो सकता और नहीं होगा। सीनेट की अंतर्राष्ट्रीय संबंध समिति के अध्यक्ष जिम रिश, जो लंबे समय से तुर्की के साथ इस सौदे को रोक रहे हैं, उन्होंने बयान दिया। अभी उनकी एक और टिप्पणी है, इस समय उन्होंने S-400 नहीं हटाया है, इसलिए सब कुछ वहीं का वहीं है। अमेरिकी प्रशासन के एक सूत्र ने पुष्टि की कि अमीरात को बिक्री अभी भी संभव है, ये बताते हुए कि उनके पास उद्धरण के अनुसार रूसियों से हर तरह का कबाड़ खरीदने में उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, ये उनके शब्द है। लेकिन मैं ये बताना चाहूंगा कि संभावना है कि अमीरात भी ये सिस्टम नहीं खरीदेगा। ये मामला पहले ही तय हो चुका है, वे मना कर रहे हैं। मैं आपको बाद में बताऊंगा कि क्यों। अब मैं आपको याद दिला दूं कि ये पूरी कहानी शुरू कहां से हुई थी, क्योंकि बिना पृष्ठभूमि के हो रही घटनाओं की विडंबना को समझना मुश्किल है। 2017 में, लगभग 10 साल पहले, तुर्की ने रूस के साथ 4 डिवीजनों के S-400 सिस्टम के लिए 2.5 अरब डॉलर का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था और इन सिस्टम्स की डिलीवरी गर्मी और पतझड़ 2019 में पूरी हो गई थी। खुद रजब तैयब एर्दोआन ने इस डील की वजह बहुत ही साफ साफ बताई थी और उन्होंने कहा था कि अगर अमेरिका ने तुर्की को पैट्रियट सिस्टम्स बेच दिए होते तो उन्हें रूसी S-400 खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती। यानी असली वजह अंकारा की रूस के प्रति कोई खास हमदर्दी नहीं थी, बल्कि वॉशिंगटन ने अपने ही नाटो सहयोगी को एयर डिफेंस सिस्टम देने से इनकार कर दिया था, जिसकी उसे सीरिया की सीमा की सुरक्षा के लिए जरूरत थी। जब अमेरिकियों के साथ बातचीत अटक गई तो एर्दोआन बस एक दूसरे सप्लायर के पास चले गए। कम से कम उन्होंने तो यही कहा। वॉशिंगटन की प्रतिक्रिया बेहद सख्त थी। 2019 में जब यह साफ हो गया कि तुर्की ने ये सिस्टम्स हासिल कर लिए हैं और अपनी जमीन पर तैनात भी कर दिए हैं, तुर्की को F-35 के संयुक्त निर्माण कार्यक्रम से बाहर कर दिया गया और जनवरी 2007 में
साइन किए गए मेमोरेंडम को रद्द कर दिया गया। उस समय अंकारा ने 100 F-35 विमान खरीदने का वादा किया था और 2020 में तुर्की के रक्षा उद्योग पर प्रतिबंध भी लगा दिए गए। जब पूछा गया कि क्या रूस के साथ सौदा अमेरिका के साथ इन सभी तनावों के लायक था, 2019 में एर्दोआन ने बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया था, उद्धरण, मुझे लगता है ये इसके लायक था। लेकिन उस समय एर्दोआन आत्मविश्वास से भरे हुए थे। उस समय तुर्की को इसके बदले F-16 खरीदने का प्रस्ताव दिया गया था, लेकिन अंकारा ने मना कर दिया। और अब 7 साल बाद पता चलता है कि वही S-400 ट्रायम्फ, जिसके लिए एर्दोआन ने F-35 कार्यक्रम में अपनी जगह कुर्बान कर दी थी, अब या तो उसे औने पौने दाम में बेचना पड़ेगा या पूरी तरह से नष्ट करना पड़ेगा, बस उसी कार्यक्रम में वापस लौटने के लिए, जिसे एर्दोआन ने रूसियों के साथ सहयोग के बदले छोड़ दिया था। लेकिन मुझे लगता है कि आपको भी यह सवाल बहुत दिलचस्प लगता है, आखिर इन S-400 सिस्टम्स के लिए कोई खरीदार क्यों नहीं मिल रहा है? देखा जाए तो चाहे जैसे भी हो, आखिर ये एक तरह का हथियार है, विमान रोधी प्रणालियां हैं। यहां हमारी मदद के लिए आंकड़े आते हैं। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री की इस साल मार्च में प्रकाशित ताजा रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक हथियार निर्यात बाजार में रूस की हिस्सेदारी 2016 से 2020 के बीच 21% थी, जो 2021 से 2025 में घटकर सिर्फ 6.8% रह गई है। रूस दुनिया के टॉप 10 हथियार आपूर्तिकर्ताओं में एकमात्र ऐसा देश बन गया जिसका इस अवधि में हथियारों का निर्यात बढ़ा नहीं, बल्कि पूरे 64% तक घट गया। सिर्फ यूरोपीय संघ के देशों का कुल हथियार निर्यात 2021 से 2025 के बीच रूस के मुकाबले 4 गुना ज्यादा रहा। वही दुनिया में हथियारों के आयात में रूस की हिस्सेदारी सिर्फ 0.4% रही। यानी ऐसा लगता है कि अब रूस भी कहीं से कुछ खरीद रहा है, लेकिन जितना बेचता है उससे कम। फिर भी हम देख रहे हैं कि रूस का हथियार निर्यात बस गिर गया है। मैं ये भी बताना चाहूंगा कि रूस अब ईरानी ड्रोन और उत्तर कोरियाई तोपखाना जैसी चीजें खरीद रहा है। उसी संस्थान के पहले के आंकड़े इस प्रवृत्ति को और भी स्पष्ट रूप से दिखाते हैं। 2021 से 2024 तक के आंकड़ों के अनुसार रूसी हथियार निर्यात में 92% की भारी गिरावट आई है। ध्यान दीजिए, 2021 में 14.5 अरब डॉलर से घटकर 2024 के अंत तक यह आंकड़ा 1 अरब डॉलर से भी कम रह गया। बस सोचिए, यह 14 गुना से भी ज्यादा की गिरावट है। संस्थान की परिभाषा के अनुसार इसकी मुख्य वजह, सिप्री संस्थान के अनुसार इसका मुख्य कारण रूस का अपनी सेना के लिए हथियारों के उत्पादन को प्राथमिकता देना है, न कि निर्यात को। बहुपक्षीय प्रतिबंधों के प्रभाव और उन देशों पर अमेरिका और उसके सहयोगियों के बढ़ते दबाव के कारण जो अभी भी रूसी हथियार खरीद रहे थे, उन्होंने दबाव बनाना शुरू कर दिया ताकि वे रूस से हथियार खरीदने से बचें। और यहां तक कि सबसे बड़े पारंपरिक खरीदारों जैसे कि भारत में भी रूसी हथियारों की खरीदारी घट रही थी। वैसे भी ये सब जंगली रूसियों के यूक्रेन पर पूर्ण पैमाने पर आक्रमण से पहले ही हो रहा था। 2013 से 2022 के बीच ये 37% तक कम हो गया। आखिरकार हमारे पास एक मजेदार स्थिति है। तुर्की ने 7 साल पहले रूस से S-400 ट्रायम्फ वायु रक्षा प्रणाली खरीदी थी, जिसे अब कोई और खरीदना नहीं चाहता। कोई भी तुर्की से इसे सस्ते में भी लेना नहीं चाहता। और अब यही सिस्टम तुर्की की सबसे आधुनिक पश्चिमी लड़ाकू विमानों तक पहुंच को रोक रही है, जिनके बारे में एर्दोआन ने पिछली नाटो समिट में ट्रंप से व्यक्तिगत रूप से समझौता किया था। S-400 ट्रायम्फ को अमीरात को बेचना भी संभव नहीं हो पा रहा है। और अब हम सबसे दिलचस्प बात पर आ गए हैं। आखिर अमीरात भी S-400 क्यों नहीं खरीदना चाहता? क्योंकि वे अच्छी तरह समझते हैं कि S-400 रखने से उन्हें अपने खुद के F-35 खरीदने का मौका अपने आप बंद हो जाएगा। वे समझते हैं कि इससे दूर रहना ही बेहतर है, वरना पूरा सभ्य संसार आपसे मुंह मोड़ लेगा। हां, आप चाहे तो इस दोहरी राजनीति में खेलने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन अमीरात S-400 खरीदना नहीं चाहते। वैसे एकमात्र जिसे औपचारिक रूप से इन प्रणालियों की किसी भी तीसरे पक्ष को पुनः बिक्री को मंजूरी देनी होती है, वो खुद मॉस्को है, जिसके पास इस सौदे को रोकने के पूरे अधिकार हैं। इसका मतलब है कि S-400 प्रणालियों का नष्ट किया जाना, जिनके लिए अंकारा ने भारी रकम चुकाई थी और वॉशिंगटन के साथ
7 साल के टकराव में अपनी साख भी दांव पर लगा दी थी। ये इस गतिरोध से बाहर निकलने का एकमात्र वास्तविक रास्ता साबित हो सकता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो हथियार जिसे रूस कभी अपने सैन्य वर्चस्व के प्रतीक के रूप में गर्व से बेचता था, आज किसी को भी इसकी जरूरत नहीं है, यहां तक कि उन लोगों को भी जो इससे छुटकारा पाना चाहते हैं। मैं यहां एर्दोआन की बात कर रहा हूं। कुल मिलाकर S-400 की कहानी शायद अंत में बस कबाड़ के लिए काटे जाने पर ही खत्म होगी। यहां मैं विराम लगाता हूं। अपनी राय और निष्कर्ष इस एपिसोड के नीचे कमेंट में लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करना ना भूलें। बस इतना ही। अपना ख्याल रखें। सबको अलविदा।